हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीजी के आज के सेशन में। इस सेशन में हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सूरजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम राजस्थान के सूरजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार भी देखते हैं। इसके बाद हम आज के सेशन पर आधारित कुछ एमसीक्यूज भी करते हैं जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं और एग्जाम बेस्ड होते हैं। आज है बुधवार 27 मई 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कार्यक्रम विस्तार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का बीकानेर का दौरा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर साचो पोस्ट पर प्रहरी सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया है। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी साथ मौजूद थे। सीमा प्रहरियों का शौर्य और योगदान। हमारे सीमा प्रहरी तेज बारिश, अधिक तापमान, घने जंगल, बर्फीली चोटियों जैसी कठोर परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा करते हैं। वे कर्तव्य परायणता, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना पर तैनात रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के जवानों ने सीमावर्ती जिलों के नागरिकों का हौसला बना रखा तथा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में अहम भूमिका निभाई है। सुरक्षा व आधुनिकीकरण। 2014 से अब तक 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा के परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। सेना और बीएसएफ का आधुनिकीकरण किया है, आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दिया तथा केंद्र सरकार अत्याधुनिक उपकरण, संसाधन और तकनीकी उपलब्ध करवा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉर्डर पर बेटियों की भूमिका और सरकारी योजनाएं। बेटियां दो कदम आगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि देश की सीमाओं और सुरक्षा में आज बेटियां बेटों से भी 2 कदम आगे है। 2030 का लक्ष्य देखें। केंद्र सरकार ने 2030 तक इन बेटियों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी। बैरक निर्माण। राजस्थान में बीएसएफ सीमा की चौकियों पर बेटियों के लिए 40 करोड़ की लागत से 79 बैरक स्वीकृत किए गए। 40 करोड़ की लागत से 79 बैरक बनाए जाएंगे। इनमें से आज 14 बैरकों का लोकार्पण हुआ है और 67 का काम पूरा हो चुका है। शेष 12 बैरकों का कार्य ही जल्द पूरा होगा। देश की सीमा चौकियों पर 200 करोड़ की लागत से कुल 360 बैरक बनाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण में सीमा प्रहरियों का योगदान। मुख्य जो गृह मंत्री जी है उन्होंने 2000 से अधिक शहीद सीमा प्रहरियों को नमन करते हुए कहा है कि देश इन पर गर्व करता है। वर्ष 2019 में सीमाओं पर वृक्षारोपण की मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत अब तक जवानों द्वारा 35 लाख पौधे लगाए गए। यह प्रयास आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन को रोकने और पृथ्वी पर तापमान बनाए रखने में उपयोगी साबित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बीकानेर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की साचो पोस्ट पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ऐतिहासिक चौकी बताया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाल एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया था और कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। साचो चौकी का ऐतिहासिक महत्व देखें। 1965 के युद्ध का वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने साचो चौकी पर कब्जा करने का प्रयास किया था। उस समय यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रणजीतपुरा में तीर आरसी की चौकी थी। जब 13 ग्रेनेडियर जवानों को इसकी सूचना मिली तो भारत के जवानों ने पाकिस्तान पर भीषण हमला बोला। साचो को सुरक्षित रखा तथा पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहाँ 3 आरसी अब 12 वाहिनी बीएसएफ की बन गई हैं। यहाँ प्रतिवर्ष साचो विजय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। साचो पोस्ट 179वीं बटालियन की अत्यंत महत्वपूर्ण बॉर्डर आउटपोस्ट केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1096 किलोमीटर लंबी लिटरल रोड और 520 किलोमीटर लंबी एसबी एक्सेसिबल रोड बनाई जा रही है, जिससे जवानों का आवागमन और कनेक्टिविटी की चिंता दूर होगी। सीमाओं पर नई डिजाइन की फेंसिंग की जा रही। साथ ही सीमा की 180 चौकियों पर पाइपलाइन से पीने का पानी पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया। घुसपैठ, स्मगलिंग और नई तकनीक पर नजर। गृह मंत्री ने बीएसएफ को पारंपरिक ड्यूटी से हटकर नई दिशा सोच रहे सीमा पार से होने वाले अतिक्रमण, स्मगलिंग, घुसपैठ पर पैनी नजर रखने को कहा है। अगले 6 माह में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके साथ ही ड्रोन का उपयोग करने वालों पर सिविल पुलिस प्रशासन को भी पैनिक नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यदि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी में कोई परिवर्तन दिखाई दे तो बीएसएफ को राज्य सरकार को इससे आग्रह करना होगा। सीमांत गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया था। चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड। सीमाओं की अभेद सुरक्षा के लिए बीएसएफ, सेना, जागरूक नागरिक और प्रशासन मिलकर एक मजबूत चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सरहद के अंदर जो लोग देश विरोधी तत्वों या खतरों के इस्तेमाल हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नवनिर्मित बैरकों का लोकार्पण। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा
नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही प्रहरी सशस्त्र गैलरी का उद्घाटन भी किया, अवलोकन किया, उन आधुनिक ड्रोन तकनीकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। साचू माता मंदिर में पूजा कार्यक्रम से पहले अमित शाह ने साचू माता मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना कर देश की समृद्धि की कामना की और खेजड़ी का पौधा लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पौधारोपण किया गया और भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया और आमजन से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। जवानों के साथ जलपान। केंद्रीय गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने सीमा पर जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया, उनके साथ जलपान और संवाद किया। भरतपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। भरतपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पेयजल, बिजली व चिकित्सा सुविधा सुदृढ़ करना। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भरतपुर की भौगोलिक स्थिति कटोरे के समान है, इसलिए बरसात के समय में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार अधिकारी बेहतर प्लानिंग करें। शहर के प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार करने और पौधारोपण करने में शहर में चल रहे गैस पाइपलाइन की प्रगति की फीडबैक लेकर गति प्रदान करने और अन्य निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिए। नेक्स्ट हम देखेंगे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा और पहल पर देश भर में जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण एवं पर्यावरण संवर्धन को जन आंदोलन का रूप देने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें हम देखें तो पाली में पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने प्राय सर्किल से व्यास सर्कल से वंदे गंगा कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई और जल बचाने तथा संरक्षित करने की शपथ दिलाई। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने सोमवार शाम को किशोर सागर तालाब पर भव्य दीपदान कार्यक्रम में शिरकत की और तीर्थते हजारों दीपक देर शाम तक लोगों का आकर्षण का केंद्र बने रहे। कोटपुतली बहरोड में राज्य एवं सैनिक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने पीला जोहड़ पर विधिवत जल पूजन दीप प्रज्वलन के साथ अभियान शुभारंभ किया। अलवर में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राजगढ़ क्षेत्र में मंगलसर बांध पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान कलश यात्रा निकालकर आमजनों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में एनीकट नहरों, पोखरों का जीर्णोद्धार करने तथा कच्ची नहरों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। देश की नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राजस्थान का गौरव। इस अवसर पर राजस्थान की 3 विशिष्ट हस्तियों को वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री सम्मान, देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, सेकेंड पद्म विभूषण है, थर्ड पद्म भूषण है और फोर्थ पद्मश्री है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें लोक कला से 2 और समाज सेवा के क्षेत्र से 1 हस्ती शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे गफरुद्दीन मेवाती जोगी कला क्षेत्र। गफरुद्दीन मेवाती को सम्मानित इससे किया गया था। गफरुद्दीन मेवाती कला क्षेत्र में ये राजस्थान के डीग के निवासी है गफरुद्दीन मेवाती। इन्हें मेवाती लोक संगीत और पारंपरिक लोक विधाओं को संरक्षित करने तथा उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री दिया गया है। वे पिछले कई दशकों से भपंग वादन में परंपरा को जीवित रखने में जुटे हुए हैं। गफरुद्दीन मेवाती भपंग इस लोक कला के शैली के अनूठे कलाकार माने जाते हैं। भपंग के साथ साथ वे अलगोजा, चिकारा और जोगी सारंगी सहित लगभग 12 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण हैं। उनकी प्रस्तुतियों में मेवात की लोक संस्कृति और इतिहास की एक झलक दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान देखें तो उन्होंने लंदन, पेरिस, कनाडा, फ्रांस सहित कई देशों में अपनी प्रस्तुतियाँ देकर भारतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई है। वे पूर्व में मेवाती संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं गफरुद्दीन मेवाती जी। नेक्स्ट हम देखेंगे तगाराम भील। तगाराम भील भील समुदाय से आने वाले तगाराम भील राजस्थान के जैसलमेर के निवासी हैं। उन्होंने लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान मिला है। वे राजस्थान के प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं। तगाराम भील जी अलगोजा के वादक है। बचपन से ही लोक संगीत को साधना बनाकर 3 दशकों से अधिक समय तक आदिवासी लोक संगीत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अलगोजा के अलावा वे मटका, बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाने में भी दक्ष है। स्वयं अलगोजा वाद्य यंत्र तैयार भी करते हैं और उनके बनाए गए वाद्य यंत्रों की देश विदेश तक मांग रहती है। तगाराम भील जी के बनाए हुए मुख्य रूप से अलगोजा बनाते हैं। उन्होंने राजस्थान डेजर्ट फेस्टिवल सहित कई प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रस्तुतियाँ दी हैं। फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस, कई यूरोपीय देशों में अपनी प्रस्तुतियों व कार्यशालाओं के माध्यम से उन्होंने राजस्थान की आदिवासी लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाई है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वामी ब्रह्मदेव को समाज सेवा के क्षेत्र में
पद्मश्री से नवाजा गया है। ये राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले। इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज कल्याण के क्षेत्र में लंबे से समय तक सक्रिय रहने के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। प्रमुख योगदान देखें तो उन्होंने दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित, ब्लाइंड और डीफ म्यूट बच्चों के लिए कल्याण के लिए उनका योगदान उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की, जो नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही मूक बधिर बच्चों के लिए विशेष विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने श्री जगदम्बा धम्मार्थ नेत्र चिकित्सालय की स्थापना कर जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच और उपचार की व्यवस्था शुरू की। यह चिकित्सालय पिछले करीब 2 दशक से ज़्यादा समय से लगातार सेवा में जुटा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कम प्रदूषण एलपीजी का विकल्प डीएमई। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते देश में ऊर्जा और एलपीजी के संकट के बीच डाइमिथाइल ईथर डीएमई एक व्यावहारिक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उभर रहा है। प्रमुख फायदे हम देखें तो एलपीजी की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है और अधिक क्लीन फ्यूल है। गैस की लागत कम करने में सहायक है। इसके उपयोग के लिए मौजूदा एलपीजी चूल्हों में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। उत्पादन और मिश्रण, इसके अलावा मेथनॉल और कोयले की जरूरत होती है इसके उत्पादन के लिए। यदि इसे एलपीजी में 20% तक मिलाया जाए तो देश गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एलपीजी में 8% तक मिश्रण की अनुमति दी है। वर्तमान से देखें तो वर्तमान में महाराष्ट्र के सोलापुर में इसका प्लांट लगाया गया है। इसका उपयोग होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, एरोसोल, सिरेमिक और बल्ब ट्यूबलाइट उद्योग और केमिकल लैब में विलायक के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चुनाव में देरी। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांगी है। राजस्थान हाई कोर्ट के 15 अप्रैल की डेडलाइन पर पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव न कराने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने बिना शर्त माफ़ी मांग ली, जिसके बाद अवमानना याचिका खारिज कर दी गई है। आयोग ने कोर्ट में बताया कि सरकार की ओर से जरूरी डेटा समय पर नहीं मिलने के कारण चुनाव कराने में देरी हुई है। इसके लिए आयोग सीधे जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए अब 31 जुलाई तक की नई तय समय सीमा दी है। चिनाब का पानी राजस्थान लाने का रास्ता खुला, लिंक नहर के टेंडर जारी। जम्मू कश्मीर से चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को रावी व्यास सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए 2620 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत टेंडर जारी कर दिए गए। इसके तहत चिनाब की चंद्रा नदी पर 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग टनल बनाई जाएगी। एनएचपीसी के इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की है। इस परियोजना के जरिए भारत पहली बार सिंधु की पश्चिमी नदियों के हिस्से का पानी अधिकतम उपयोग कर सकेगा। व्यास रिवर सिस्टम से यह पानी भाखड़ा नांगल परियोजना और इंदिरा गांधी नहर के जरिए राजस्थान तक 2029 तक पहुंचेगा। इसके तहत 4 राज्यों में 3 नहरी क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। तेज रफ्तार हादसों में दिल्ली के बाद जयपुर सबसे आगे किसमें है तो हम देखें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में होने वाली मौतों में जयपुर देश के शहरों में शीर्ष स्थानों में पहुंच गया है। दिल्ली के बाद दूसरे सबसे आगे जयपुर है। वर्ष 2024 के आंकड़े देखें तो जयपुर में 3256 सड़क हादसे हुए, जिनमें से 1001 लोगों की मौत हुई है और 2580 लोग घायल हुए हैं। शहर में हर दिन औसतन 9 हादसे और करीब 3 मौतें दर्ज की जा रही है, जो दिल्ली के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। दूसरे स्थान पर जयपुर है। प्रमुख कारणों को मैं देखें तो अवैध कट, खराब रोड इंजीनियरिंग, फुटपाथों की कमी, सिग्नल की अनदेखी, रात में कमजोर निगरानी, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मामले में जयपुर अभी दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से पीछे है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइगर रिजर्व 64.93 करोड़ की योजना मंजूर। टाइगर रिजर्व में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान में बाघ संरक्षण फाउंडेशन की शासी निकाय की 4थी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वर्ष 2026-27 के दौरान टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में कराए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए 64.93 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। महिला चिकित्सालय जनाना देश के शीर्ष अस्पतालों में जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय और चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल देश के सर्वाधिक प्रसव वाले टॉप सरकारी अस्पतालों में शामिल हो गए हैं। सांगानेरी स्थित महिला चिकित्सालय तथा चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल, यहाँ साल भर में करीब 35,000 बच्चों का जन्म होता है। अस्पताल की क्षमता व स्टाफ एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंधित इन दोनों अस्पतालों की मौजूदा बेड क्षमता 1000 से अधिक है, जिनमें 60 से अधिक आईसीयू बेड शामिल है। यहाँ 100 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं तथा 150 रेजिडेंस डॉक्टर हैं। 500 से अधिक नर्सिंग कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। सालाना केसों का विवरण देखें तो आउटडोर में 3.5 लाख और इंडोर में 90,000, इमरजेंसी केस 50,000 और कुल डिलीवरी 35,000
बड़े ऑपरेशन 25,000 और छोटे ऑपरेशन 15,000 शामिल है। हम ध्यान में रखेंगे महिला चिकित्सालय, जनाना चिकित्सालय जो सांगानेर स्थित महिला चिकित्सालय और चांदपुर स्थित जनाना अस्पताल देश के टॉप संस्थानों में रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान पुलिस में फील्ड ड्यूटी और जांच टीम होगी अलग। पुलिस मुख्यालय, पुलिस हेडक्वार्टर राजस्थान पुलिस को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए जांच अधिकारियों ने वीआईपी ड्यूटी और कानून व्यवस्था और नाकाबंदी जैसी दैनिक फील्ड ड्यूटियों से मुक्त करवाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पहले चरण में प्रदेश के 150 चिन्हित स्थानों में से यह व्यवस्था लागू होगी। इससे जांच अधिकारी पूरी तरह से विवेचना और साक्ष्य जुटाने पर फोकस कर सकेंगे। दोगुना दबाव का उदाहरण, अकेले जयपुर में एक महीने में औसतन 210 वीआईपी मूवमेंट और 40 से अधिक धरने प्रदर्शन और दैनिक कानून व्यवस्था का भार लोड होता है, जिससे अनुसंधान प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे महिला स्टार्टअप और इनोवेशन की मिलेगी उड़ान। टाई राजस्थान की ओर से प्रदेश की महिला स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए टाई वुमेन स्टार्टअप प्रतियोगिता, ट्राई वुमेन स्टार्टअप प्रतियोगिता के 6ठे संस्करण का पोस्टर लॉन्च किया गया है। 6ठा संस्करण। टाई राजस्थान के प्रेसिडेंट जितेंद्र कुमार अग्रवाल और बोर्ड मेंबर्स इस दौरान मौजूद रहे। पुरस्कार देखें तो प्रतियोगिता की विजेता महिला स्टार्टअप्स को 9 लाख रुपए की इक्विटी फ्री ग्रांट दी जाएगी। साथ ही विनर्स को ट्राई ग्लोबल फिनाले में अपने प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने और $50,000 का प्राइज जीतने का अवसर भी मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सूजस क्विज के विजेताओं का सम्मान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार की ओर से प्रकाशित मैगजीन सूजस के तहत आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को विभाग के आयुक्त राकेश शर्मा ने सम्मानित किया है। सूजस ई बुलेटिन का महत्व देखते हुए विजेताओं ने साझा किया है कि सूजस ई बुलेटिन के माध्यम से उन्हें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और विकास कार्यों की प्रामाणिक जानकारी एक ही मंच पर मिल रही है। सम्मानित विजेता में देखें राकेश कुमार लववंशी झालावाड़, अंकित मालव कोटा, कमल वर्मा जयपुर, रामस्वरूप मिर्धा कुचामुंडी ढवाणा, सांवरमल सिहाग चूरू, नीलम सवाई सिंह जुग्गा जयपुर और शुभम कुमार शर्मा जयपुर शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान। 50 पुरस्कार दिए जाएंगे मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान के। जयपुर में अभाकाम संस्थान की ओर से जयपुर क्लब में 5वें मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान 2026 के पोस्टर का विमोचन किया गया। प्रतियोगिता विवरण देखें तो संस्था अध्यक्ष अजीत सक्सेना ने बताया कि इस राष्ट्रीय स्तर की साहित्यिक प्रतियोगिता का आयोजन 2 अगस्त को किया जाएगा। इस वर्ष 5 श्रेणियों में कुल 50 पुरस्कार दिए जाएंगे। 5 श्रेणियों में पिछले वर्ष देश के 26 राज्यों से 832 साहित्यकारों ने भाग लिया था। राज्य सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप श्रीगंगानगर को दोहरा खिताब। अजमेर में 4 दिवसीय 31वीं राजस्थान राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई है। अजमेर में श्रीगंगानगर के लड़कों व लड़कियों दोनों ने खिताब अपने नाम किए। बालक वर्ग में श्रीगंगानगर ने बीकानेर को हराया है। बालिका वर्ग में श्रीगंगानगर ने भीलवाड़ा को हराया है। हैंडबॉल प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जयपुर के यश यादव रहे हैं बालक वर्ग में, और गंगानगर की अश्नूर बालिका वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। जयपुर दोनों वर्गों में तीसरे स्थान पर रहा है और उससे 2 कांस्य पदक मिले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एशिया ओशेनिया चैंपियनशिप। धावक अमर सिंह देवंदा ने रचा इतिहास। राजस्थान के चीथवाड़ी गांव निवासी भारतीय अल्ट्रा मैराथन रनर अमर सिंह देवंदा ने जापान के हिरोसाकी में आयोजित IAU 24 घंटे एशिया ओशेनिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अमर सिंह देवंदा ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। अमर ने 24 घंटे निरंतर दौड़ते हुए 282.881 किलोमीटर की दूरी पर नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने वर्ष 2024 के अपने ही 272.537 किलोमीटर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। टीम में गोल्ड। भारतीय पुरुष टीम ने कुल 815.833 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम में गोल्ड भी अपने नाम किया है। भारत के जीनो एंटनी ने सिल्वर और सौरभ रंजन ने ब्रॉन्ज जीतकर पोडियम स्वीप पूरा किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे चंबल में 215 घड़ियालों का जन्म। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के तहत रणथंभौर टाइगर रिजर्व की पालीघाट रेंज में चंबल पार्वती संगम पर पालीघाट रेंज में करीब 215 घड़ियाल शिशुओं ने जन्म लिया है। अंडे और सुरक्षा वन विभाग के अनुसार इस वर्ष मार्च-अप्रैल में 22 से अधिक नेस्ट बनाए गए थे, जिनमें 600 से 650 अंडे रखे गए थे। अभी 6 नेस्ट से हैचलिंग्स बाहर आ चुके हैं। सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा 24 घंटे निगरानी, फेंसिंग और गश्त की जा रही है। अत्याधुनिक रेयरिंग सेंटर पालीघाट में 27.5 लाख की लागत से अत्याधुनिक घड़ियाल रेयरिंग सेंटर विकसित किया
जा रहा है। कालीघाट जो चंबल पार्वती संगम क्षेत्र में है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, वहाँ देश दुनिया में मशहूर नागौर के औजारों पर संकट। नागौर का 115 साल पुराना ऐतिहासिक हस्त औजार हैंड टूल उद्योग नए सरकारी नियमों ISI मार्का की अनिवार्यता के कारण संकट में है। उद्योग का प्रभाव नागौर जिले में करीब 100 इकाइयाँ हैं। इनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है। इस उद्योग से लगभग 12,000 कारीगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। यहाँ हर साल 7,000 टन लोहे के औजार जैसे प्लायर, कटर, हथौड़ी, नोज प्लायर आदि बनाए जाते हैं। अमेरिका व दुबई तक निर्यात होते हैं। बिना ISI मार्का के बिक्री की मोहलत 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। छोटे कारखानों के लिए जटिल व महंगी ISI प्रमाणन प्रक्रिया का ढांचा खड़ा करना मुमकिन नहीं है, जिससे इन इकाइयों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोटा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने दिए हैं। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर प्रगति को लेकर संसद भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी। कोटा एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को दिल्ली, मुंबई या जयपुर न जाना पड़े। अक्टूबर 2027 तक एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा कर रनवे पर विमानों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2027 तक यहाँ से नियमित व्यावसायिक हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। विशेषता यह एयरपोर्ट 1088 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जिसका रनवे 3.2 किलोमीटर लंबा होगा। इसके पास ही MRO मेंटेनेंस, रिपेयर व ओवरहोल फैसिलिटी स्थापित करने की संभावना भी तलाशी जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेत पर अवैध खनन, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में जारी अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को युद्ध स्तर पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि पर्यावरण शासन केवल कोर्ट के हस्तक्षेप तक सीमित नहीं रह सकता। अवैध खनन, परिवहन में लगे वाहनों, मशीनों और फर्जी नंबर प्लेट वाले ट्रकों को तुरंत जब्त किया जाए और अवैध नेटवर्क पर आपराधिक कार्यवाही किया जाए। 6 महीने का अल्टीमेटम। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए कोर्ट ने तीनों राज्यों के वन विभाग को खाली पदों को भरने और CCTV नेटवर्क व ड्रोन जैसी तकनीक निगरानी ढांचा 6 महीने के भीतर स्थापित करने को निर्देश दिए हैं। कचरा निस्तारण मास्टर प्लान में तय होगा कचरे का ठिकाना। राजस्थान के हर शहर के मास्टर प्लान में वेस्ट प्रोसेसिंग और कचरा निस्तारण लीगेसी वेस्ट रेमेडी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से तय की जाएगी। प्रदेश में संकट की स्थिति। प्रदेश के 24 शहरों की 25 डंपिंग साइटों पर 750 एकड़ जमीन पर 47.90 लाख टन से अधिक पुराना कचरा जमा है। इसमें से 34.21 लाख टन कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाना है, जिस पर 203.41 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अल्टीमेटम। केंद्रीय आवासन एवं सहकारी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के 2.0 के तहत डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम में ढिलाई न बरतने की चेतावनी दी है। मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, नाथद्वारा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर वाटी सहित चिन्हित निकायों पर फोकस रहेगा। जहरीला पानी होगा रिसाइकल। CETP को 150 करोड़ की मदद। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण, भूजल को सुरक्षित रखने के लिए नई कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP योजना लागू की गई है। इसके तहत रिको और गैर रिको औद्योगिक क्षेत्रों में CETP का निर्माण होगा। वित्तीय सहायता देखें तो इसके नए प्लांट को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक पर आधारित करने के लिए अधिकतम 150 करोड़ रुपए परियोजना की लागत का 80% तक अनुदान दिया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों को केवल 20% खर्च उठाना होगा। ज़्यादा चुनौती वाले क्षेत्र देखें तो जयपुर इंजीनियरिंग व केमिकल इकाइयाँ, अलवर भिवाड़ी में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली इकाइयाँ और बालोतरा में 3 टेक्सटाइल ड्राइंग, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और जोधपुर बासनी क्षेत्र इसमें मुख्य रूप से शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्याम सुंदर पालीवाल डिप्टी सॉलिटर जनरल नियुक्त। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिवक्ता श्याम सुंदर पालीवाल को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य पीठ जोधपुर में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। पालीवाल की यह नियुक्ति 3 साल या अग्रिम आदेशों तक के लिए की गई। यह पद के पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से खाली चल रहा था। राजस्थान में गुमशुदगी का खतरनाक ट्रेंड, हर घंटे 4 महिलाएं लापता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में 1 साल के दौरान लगभग 39.384 लोग लापता हुए हैं। गंभीर आंकड़े। लापता लोगों में 30,336 महिलाएं और युवतियां हैं। गुमशुदगी का 77% हिस्सा, जबकि पुरुषों की संख्या 9,038 रही है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में औसतन हर घंटे करीब 4 महिलाएं लापता हो रही हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि गायब होने वालों में करीब 12 से 18 वर्ष की नाबालिग किशोरियों की संख्या बहुत बड़ी है।
करीब 5,934 महिलाएं हैं जो 12 से 18 वर्ष के बीच हैं। टॉप संवेदनशील जिलों में देखें तो जयपुर शीर्ष पर है, 2,888 महिलाएं हैं। इसके बाद कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर का स्थान है। प्रमुख कारण हम देखें तो सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, ऑनलाइन संपर्क, पारिवारिक तनाव, बाल विवाह, प्रेम प्रसंग, मानव तस्करी, नौकरी के लिए पलायन जैसे कारण सामने आए हैं तलाश करने पर, खोजबीन करने पर। दर्शना ने राज्य स्तरीय बॉक्सिंग में जीता कांस्य पदक। अलवर में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में डीपीएस शिकारगढ़ की छात्रा दर्शना जावा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय के निर्देशक ज्योत्सना सिंह ने शेखावत से शिक्षकों ने कोच ने खुशी जाहिर की। कूडो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रुद्राणी को स्वर्ण पदक। कूडो राष्ट्रीय चैंपियनशिप रुद्राणी को स्वर्ण पदक। कूडो चौथी कूडो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अंडर 12 42 किलोग्राम वर्ग में रुद्राणी पटेल ने स्वर्ण पदक जीता है। वह 2019 से लगातार अपनी श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतती आ रही हैं, जिसके कारण उन्हें गोल्डन गर्ल कूडो इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिसेज राजस्थान 2026 और मिस डेजर्ट राजस्थान। जज की पीए उमा मीणा बनी सिल्वर मिसेज राजस्थान। मिसेज राजस्थान 2026 प्रतियोगिता में जयपुर कोर्ट की पीए उमा मीणा ने सिल्वर कैटेगरी का ताज जीता है। वह वर्तमान राजस्थानी म्यूजिक एल्बम में बतौर एक्ट्रेस भी काम कर रही है। गोल्ड कैटेगरी विनर देखें तो पेशे से डेंटिस्ट श्वेता कंसाना को गोल्ड कैटेगरी में विनर चुना गया है। उमा मीणा सिल्वर में और श्वेता कंसाना गोल्ड कैटेगरी में विनर रही है। मिसेज राजस्थान में आयोजन योगेश मिश्रा ने बताया कि इस बार प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 1700 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 20 फाइनलिस्ट के बीच फाइनल इवेंट हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे 30 मई को मिलेगा मिस डेजर्ट राजस्थान का ताज। 30 मई को ये कॉम्पिटिटिव का रिजल्ट आएगा। जयपुर के राज आंगन रिजॉर्ट में आयोजित एक समारोह में मिस डेजर्ट राजस्थान 2024 के ग्रैंड फिनाले के लिए टॉप 40 मॉडल्स का चयन कर उन्हें शेष पहनाया गया। अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 30 मई को ग्रैंड फिनाले में विजेताओं का नाम घोषित किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आमंत्रण। लंदन से बुलावा। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार को लंदन की संस्था बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। यह सम्मान और आमंत्रण ब्रिटेन के संसद पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में 26 जून को आयोजित होने वाले 10वें अवार्ड समिट के लिए दिया गया है। आमंत्रण प्रदाता संस्था के वाइस प्रेसिडेंट सुशील गायकवाड़ ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर बागमार को निमंत्रण पत्र सौंपा है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि देखें तो मंजू बागमार ने अपने पेशेवर जीवन में उदयपुर के MLSU विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की बैठक और अध्यक्षता वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा की अध्यक्षता में अरण्य भवन में राज्य वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीवों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकासात्मक बुनियादी ढांचागत प्रस्तावों का विस्तार किया गया। जवाई कंजर्वेशन रिजर्व। बैठक के दौरान जवाई कंजर्वेशन रिजर्व के संबंध में तैयार किए गए ड्राफ्ट मानक का संचालन प्रक्रिया SOP पर विशेष चर्चा। अगर आपको हमारे सेशन के PDF की आवश्यकता हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर दिए गए QR कोड पर टेलीग्राम चैनल पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन पर आधारित कुछ MCQs। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स के जो MCQs है। पद्मश्री पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2026 में राजस्थान की 3 विशिष्ट हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनमें सेकंड स्टेटमेंट है। इनमें से 2 हस्तियां लोक कला से और 1 हस्ती समाज सेवा से संबंधित है। A और 2 दोनों ही सत्य है। C आंसर होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री से सम्मानित गफरुद्दीन मेवाती जोगी के संबंध में कौन से सत्य हैं? इनका संबंध राजस्थान के डीग से है, गफरुद्दीन मेवाती जी का, और ये भपंग वादन की परंपरा को जीवित रखने में जुटे हुए हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, ये भपंग के साथ साथ अलगोजा, चिक्कारा, जोगी, सारंगी सहित करीब 12 पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। आंसर होगा C। नेक्स्ट हम करेंगे कथन और कारण आधारित प्रश्न। कथन A है, जैसलमेर के निवासी तगराम भील को लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2026 का पद्मश्री सम्मान दिया गया। कारण आहारे वे राजस्थान के अलगोजा वाद्य के
और अलगोजा वाद्य यंत्र तैयार भी करते हैं जिनकी मांग देश विदेश तक रहती है। तो ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करते हैं, क्योंकि वो अलगोजा वादक है और अलगोजा के वाद्य यंत्र तैयार करते हैं। उनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए उन्होंने देश विदेश तक उनकी पहचान बनाई है, इस वजह से उन्हें वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री से सम्मानित। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज जिन्हें वर्ष 2026 का पद्मश्री सम्मान दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका संबंध जैसलमेर के इनका संबंध राजस्थान के श्रीगंगानगर से बिल्कुल करेक्ट है। नेत्रहीन बच्चों के लिए जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय तथा जरूरतमंदों के लिए श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय की स्थापना उन्होंने की थी। ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो हमारा सही आंसर होगा फोर्थ में सी आंसर सही है। फिफ्थ हम देखेंगे, हाल ही में राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बागमार को किस संस्था द्वारा अवार्ड समिट के लिए आमंत्रित किया गया है। तो मंजू बागमार को अवार्ड समिट के लिए बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट हम सिक्स क्वेश्चन देखेंगे, 31वीं राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर में किया गया था। प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर ने बालक और बालिका वर्ग दोनों में खिताब अपने नाम किए। ए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारतीय अल्ट्रा मैराथन रनर अमर सिंह देवंदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उन्होंने जापान के हिरोसाकी में आयोजित IAU 24 घंटे एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 24 घंटे निरंतर दौड़ते हुए 282.881 किलोमीटर दूरी पूरी कर नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हम स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, चौथी कूडो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में अंडर-12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है जिन्हें कूडो गर्ल इंडिया भी कहा जाता है, गोल्डन गर्ल कूडो इंडिया भी कहा जाता है। तो रुद्राणी पटेल को कूडो इंडिया गर्ल्स गोल्डन गर्ल कूडो इंडिया नाम से भी जाना जाता है। रुद्राणी पटेल को गोल्डन गर्ल कूडो इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन रहेगा, कथन कारण पर आधारित। हाल ही में केंद्रीय मंत्री बीकानेर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांचो पोस्ट पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। कारण आ रहा है क्योंकि सांचो पोस्ट का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को यहाँ से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हमारा सही आंसर होगा ए और दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। 10th हमारा रहेगा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के पालीघाट रेंज में करीब 215 घड़ियाल शिशुओं का जन्म हुआ है। यह रेयरिंग सेंटर तथा अभ्यारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से किस नदी तंत्र पर स्थापित है। तो पालीघाट रेंज चंबल पार्वती संगम पर स्थित है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जयपुर के चिनाब नदी का अतिरिक्त पानी राजस्थान में लाने के लिए हाल ही में टेंडर जारी किए गए हैं। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके तहत चिनाब की चंद्रा नदी पर 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। ब्यास रिवर सिस्टम से यह पानी भाखड़ा नांगल परियोजना और इंदिरा गांधी नहर के जरिए राजस्थान पहुंचेगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।